फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3 आयव्यय। आयव्यय बोले तो मैट्रिक्स। तो हम पहले आयव्यय के बारे में पढ़ेंगे कि आयव्यय होता क्या है। तो हम देखेंगे कि आयव्यय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे A B डॉट एक्स वाई जेड। तो ये एक आयव्यय है हमारे पास, एक आयव्यय है। आयव्यय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, जैसे ये रहा। पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ से पता चलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आयव्यय के लिए बड़े कोष्ठक का उपयोग करते हैं। ये रहा बड़ा कोष्ठक। बोले तो आयव्यय के लिए हमेशा बड़ा कोष्ठक आएगा। यदि हम छोटा कोष्ठक लगाते हैं तो वो आयव्यय नहीं है, हमारा गलत हो सकता है। आयव्यय में क्षैतिज रेखा में लिखी संख्याओं को पंक्ति, बोले तो आर, बोले तो रो। तो ये है क्षैतिज रेखा में A11, A12, A13, इनको क्या बोलेंगे? पंक्ति। और ये कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति R1, यह दूसरी पंक्ति R2। तथा ऊर्ध्वाधर रेखा में बोले तो सीधी खड़ी रेखा में कितनी है? 3 पंक्तियां हैं। ये C1, C2, C3 बोले तो कोलन, स्तंभ बोले तो कोलन कहा जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे हम कि ये ले लिया बड़े अंग्रेजी में वाला की बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। AIJ क्या है? AIJ है आयव्यय के अवयव है। M गुणा N यह आयव्यय का क्रम है। बोले तो M है वो क्या है? पंक्तियों की संख्या। N है स्तंभों की संख्या। तो हम ये आयव्यय देखेंगे, इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2, 2 पंक्तियां, तो N की जगह 2 रख दिया, ठीक है। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ। तो इसका क्रम या कोटि कितनी होगी? 2 गुणा 3। और यहाँ पर लिख रखा है हमने कि आयव्यय का क्रम या कोटि। क्रम बोल दो या कोटि बोल दो, दोनों एक ही बात है। M गुणा N होता है। बोले तो ये 2 गुणा 3 है, इसको आप 6 मत कर देना। इसको क्रम ऐसे होता है, आयव्यय का बीच में गुणा का निशान होता है। तथा आयव्यय में अवयव कि हमको ऐसे पूछ ले इस आयव्यय में कितने अवयव है, तो Mn। बोले तो M को N से गुणा करना है हमको, तो 6 अवयव हो जाएंगे। इस प्रकार से करना है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आयव्यय के प्रकार। आयव्यय के प्रकार हैं जिनमें पहला प्रकार है पंक्ति आयव्यय। पंक्ति आयव्यय वह आयव्यय जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति आयव्यय कहलाता है। पंक्ति आयव्यय का क्रम या कोटि 1 गुणा N। 1 गुणा N कैसे होगी? M गुणा N होती है सर। M होती है पंक्तियों की संख्या, N होती है स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या में 1 दे रखी है, स्तंभों की संख्या नहीं दे रखी, तो 1 गुणा N हो गया। फिर है स्तंभ आयव्यय, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। इसका क्रम कैसे निकालेंगे? इसमें N का मान 1 दे रखा है और M का मान नहीं दे रखा, ये हो गया इसका क्रम। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन। फिर आता है शून्य आयव्यय। शून्य आयव्यय नाम से पता चल रहा है, शून्य आयव्यय सभी अवयव शून्य हो। इसे अवश्य दर्शा देंगे। जैसे कोई भी आयव्यय ले लिया, A = 0 0 0 0, ये क्या है? शून्य आयव्यय। फिर वर्ग आयव्यय, यदि M बराबर N हो तो वह आयव्यय वर्ग आयव्यय कहलाता है। बोले तो ये M बराबर N, बोले तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये भी क्या है? एक वर्ग आयव्यय, क्योंकि इसमें 2 गुणा 2 क्रम का है, 2 ही तो पंक्तियां, 2 ही स्तंभ है, तो ये वर्ग आयव्यय। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। फिर आता है विकिरण आयव्यय। विकिरण आयव्यय वह वर्ग आयव्यय जिसके मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। बोले तो एक विकिरण आयव्यय लेना है, एक वर्ग आयव्यय लेना है। वर्ग आयव्यय कौन सा होगा? जिसमें M बराबर N होगा और उसके मुख्य विकिरण, बोले तो एक ले लिया हमने, 1 2 3 4 मुख्य विकिरण है ये। इनका मान होना चाहिए, इनके अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विकिरण आयव्यय। यह तत्समक आयव्यय या इकाई आयव्यय वह है विकिरण आयव्यय। इस बार विकिरण आयव्यय तो लेना है कि मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए? मुख्य विकिरण के अवयव वो इकाई होना चाहिए। बोले तो ये 1 4 नहीं, 1 1 ही होना चाहिए, हो जाएगा तत्समक आयव्यय या इकाई आयव्यय। ये मोस्ट है। तत्समक आयव्यय इकाई आयव्यय से IN से दर्शाते। बोले तो
एन की जगह हम कितना रखें I2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 1001। मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं इकाई हैं वो सभी अवयव क्या है 0। 3 रखेंगे तो ये जाएगा 100 010 और 001। ये हो गया आयु के बारे में सामान्य जानकारी। और हम 2-3 बात और पढ़ेंगे आयु के बारे में कि योगफल व्यवकलन क्या होता है। ठीक है, देख सकते हैं ये तो देखिए हम दो आयु की समानता, यदि हमें दो आयु दे रखे हैं ए व बी तो ये समान कब नहीं होती। दो अवयव की समानता, दो आयु समानता कब होगी, दो आयु समान होंगे ए बराबर बी होगा यदि उनके संगत अवयव बराबर है। बोले तो ए दे रखा है हमें 2 3 4 5 और बी दे रखा है x y 5। तो इनके संगत अवयव x का मान 2 हो जाएगा y का मान 3 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए कौन हो गए ए बी समान हो गए। ये देखें दो आयु का योगफल या व्यवकलन, दो आयु का योगफल बोले तो इस आयु में हम एक आयु ऐड करेंगे कि 1 2 3 4, तो ये कैसे हो सकता है, ये 2 गुना 2 क्रम का है, ये 2 गुना 2 क्रम का, इसलिए दोनों जुड़ सकते हैं। तो व्यवकलन या योगफल की शर्त क्या होगी, दोनों की क्या होनी चाहिए, दोनों की कोटि या क्रम समान होना चाहिए। बोले तो यदि 2 गुना 2 क्रम की कोटि 2 गुना 2 क्रम का आयु है तो इसमें 2 गुना 2 क्रम का आयु भी जुड़ेगा, 3 गुना 3 क्रम का है तो 3 गुना 3 क्रम का आयु जुड़ेगा। इस प्रकार से फिर हम देते हैं आयु का गुणनफल। आयु का गुणनफल यदि ए व बी दो अवयव हैं तो ए बी तभी द्विभाषी। ए बी तभी परिभाषित होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर हो। बोले तो कि यदि ए एक आयु है उसका क्रम कितना है गुणा पी, डॉट गुणा करना में पी आयु से बी का क्रम क्या होना चाहिए पी गुणा है, तो
सी आई वे बनेगा जिसका क्रम क्या होगा एन होगा। बोले तो ये दोनों क्या है समान हो जाएंगे, स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर। जैसे इसमें ये दोनों समान तो इसको गुणा कर सकते हैं। अब गुणा कैसे करते हैं वो आपको हम बताते हैं एक बार कि पहली पंक्ति ले लो, पहली पंक्ति पहला स्थान, तो ये कैसे बनेगा, इसको इससे गुणा कर दो, 2 एकम 2 प्लस 2 3 क्या, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ले लो, 2 दूनी 4 प्लस 4 3 12, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ले लो, 4 5 को 3 से करो 15, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ले लो, 4 दूनी 8 5 का 20, ऐसे फिर हम जोड़ दो और तो गुणा करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पूरी पंक्ति लेंगे। और मेन कंडीशन है कि बी के स्तंभ ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए, तभी हम गुणा वो है परिभाषित होगा, वरना परिभाषित नहीं होगा। और क्वेश्चन आएंगे तब आपको बता देंगे, ये समझ में आ जाए। फिर आगे देखेंगे आयु का, आयु है वो गुणन क्रम, आयु है गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। बोले तो गुणन क्रम विनिमय नियम है ए बी बराबर बी, लेकिन इसका पालन नहीं करेगा तो ए बी नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं गुणन क्रम में। फिर आयु का परिवर्त, आयु के परिवर्त के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना ही। फिर आयु की समझ जाएंगे समाप्त, फिर हम चलेंगे सीधा प्रश्न आयु का परिवर्त। आयु का परिवर्त क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों या स्तंभों को पंक्तियों में बदलना ही क्या कहलाता है, आयु का परिवर्त कहलाता है। बोले तो यदि ए दे दिया हमें, ए का आयु दे दिया हमें 2 गुना 2 क्रम का, क्रम लिखना है जैसे कोष्ठ के बाहर नीचे लिखा जाएगा, 2 तो पंक्ति इसमें 2 ही स्तंभ है, तो इसका क्रम कितना है 2 गुना। फिर है इसे एडेसिया एटीसिया दर्शाते, एडेसिया एटीसिया से दर्शाएंगे। ठीक है, तो हम इसका एड्रेस याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले तो परिवर्त, आयु का परिवर्त नहीं करेंगे तो ये क्या बनेगा, बनेगा तो 2 गुना 2 क्रम का। पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, तो 1 2 है वो पंक्ति है, स्तंभ बना दे, 1 3 4 3 हो गया एड्रेस। अब इसमें भी नियम है, यदि एक का परिवर्त कर दिया हमने, फिर वापस उसका परिवर्त कर दिया,
ए का परिवर्त करके वापस का परिवर्त कर दिया तो ए आ जाएगा, और ए बी का परिवर्त करेंगे ये बहुत से क्वेश्चन में आएगा हमारे। ठीक है, तो इसका वापस हम परिवर्त करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, ऐसे बन जाएगा। अब बस थोड़ी बात और रह गई इसकी, वो देखते हैं। देखिए एक दो बात और में देखेंगे कि यदि हमने एक का परिवर्त निकाल लिया और वह क्या आ गया, ए आ गया, ए का परिवर्त निकाला और ए आ गया, तो ए है ये ए एक सममित अवयव है। इसमें ऐसे आएगा कि जांच कीजिए ए एक सममित अवयव है, तो यदि ए डैश बराबर है तो ए सममित अवयव है, तो यदि ए डैश बराबर माइनस ए है तो ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, ए डैश बराबर माइनस ए, और फिर इसमें आता है ये कि ऐसा अवयव है जो सममित होता है, सममित होता है, क्या आप इसे बता सकते हैं? आपको अवयव के प्रकार पढ़ाता है उनमें से, चलो देखते हैं। ये शून्य अवयव होता है, शून्य अवयव है सममित व विषम सममित। अवयव होता है और तो यदि ए एक शून्य अवयव है तो ए का परिवर्तन निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 0 0। इसका माइनस लगाओ से मत लगाओ, माइनस से क्या फर्क पड़ने वाला है, 0। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा अवयव है जो सममित एवं विषम सममित होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा शून्य अवयव। देखेंगे कि यदि ए एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव बोले तो m इज इक्वल टू n, वर्ग अवयव है तो a प्लस ए डैश सममित व a माइनस ए डैश विषम सममित। फिर इस एक का यदि ए एक वर्ग अवयव है तो हम इसे सममित व विषम सममित अवयव की योगफल के रूप में लिख सकते हैं। बोले तो
कि इसे एक वर्ग आई हुआ है m बराबर n है, तो इसको सममित व विषम हमें ऐसे देखा एक वर्ग आई हुआ है, तो इसे सममित व विषम सममित आयु के योगफल के रूप में लिखो। इसका सूत्र होता है a इज इक्वल टू हाफ a प्लस 80, और तो आयु का ये तो क्या हो गया सममित प्लस हाफ a माइनस 80, ये क्या हो गया विषम सममित। ठीक है, इसी योग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो प्रश्नावली नंबर 3 आयु के बारे में हमने सामान्य जानकारी ले चुकी है। अब हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 3.1। तो मिलते हैं अगले चैनल अगले